हो गया सर। ओके ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, कंपनी लॉ में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? कंपनी लॉ में आज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में बात करेंगे सर, ठीक है। आप लोग डिविडेंड के बारे में तो सुने होंगे सर, बचपन से सुनते होंगे अकाउंट्स में। हाँ, अकाउंटेंसी में डिविडेंड पेमेंट के बारे में आप लोग कितना सारा मतलब एडजस्टमेंट किए होंगे, याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ सर, यस सर। थोड़ा बहुत तो याद सभी को आएगा। अरे सिर्फ शिवम को याद है कि सभी को थोड़ा बहुत याद है कि डिविडेंड का जो ट्रांजैक्शन हाँ है? सर। हाँ सर, उसमें दो तरह का डिविडेंड हम लोग बचपन में सुनते थे, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। हाँ सर, कुछ ऐसा सुनते थे कि नहीं यस सर। सुनते थे? हाँ, अभी भी करते होंगे जो लोग अकाउंटेंसी अभी भी पढ़ते हो डिटेल्स में, एडवांस लेवल में। हाँ, मैम के पास भी करते होंगे। तो आप हर जगह में जहाँ जब भी अकाउंटेंसी मतलब थोड़ा डिटेल्स में करते हैं, स्पेशली कंपनी अकाउंट्स, स्पेशली कंपनी अकाउंट्स, आपको डिविडेंड के बारे में तो जरूर पता होगा, ठीक है। तो ये डिविडेंड जो है, इसी के बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि ये कंपनी अपना डिविडेंड के बारे में क्या करता है, क्या सोचता है, इसके बारे में कंपनीज एक्ट क्या बताते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि कंपनी तो डिविडेंड के बारे में जरूर, डिविडेंड का इन सिंपल मतलब क्या है? इन सिंपल मतलब कोई बता सकते हो सर? सिंपली डिविडेंड के बारे में क्या समझते हो इन कंपनी सिंपल? आपको वो क्या कहता है, इक्विटी शेयर के ऊपर पैसा देता है, जो प्रॉफिट कमाता है उसको डिवाइड करके जो बचता है लास्ट में देता है। हाँ, मतलब बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी अपना प्रॉफिट का जो पार्ट, ठीक है, सभी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। कंपनी अपने प्रॉफिट का जो पार्ट है वो सभी यस शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जैसे बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट। सिमिलरली आप कंपनी में पैसा डालते हो, शेयर होल्डर बनते हो, तो कंपनी आपको क्या देगा? डिविडेंड देगा, सिंपल। अब यही डिविडेंड जो है, इसी डिविडेंड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसी डिविडेंड को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, बेसिकली पार्ट ऑफ प्रॉफिट। हाँ सर, इसी को डिविडेंड बोलते हैं जो एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन इस डिविडेंड को डिक्लेरेशन के बारे में नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं सर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कौन सी मीटिंग में चर्चा होता है? कहाँ पर एनुअल चर्चा जनरल होता है? मीटिंग। जनरल मीटिंग में चर्चा होता है। और वो जनरल मीटिंग में जो चर्चा होता है वो क्या है, वो वाला पॉइंट बताओ। अड्डा याद है सर? अड्डा, यस सर। हाँ, मतलब अड्डा जो होता है वहां पर एजीएम में, जो जब भी अड्डा होता है, अड्डा में मतलब फर्स्ट पॉइंट ही हम लोगों ने ऐसे पढ़ते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो एग्जैक्टली वही डिविडेंड के बारे में ही मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट ए सेकेंड, एक एक चीज थोड़ा सा मैं निकाल लूँ, एक सेकेंड। ओके ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं अभी नहीं। नहीं है, एक सेकेंड रुक जाओ। एक सेकेंड, कहाँ चला गया? नाउ ओके सर। ओके। ओके चलो फिर डिविडेंड के बारे में जानकारी लेते हैं आज। कंपनी लॉ डिविडेंड के बारे में जो कुछ भी बोला है, हम लोग हर एक पॉइंट में बात आज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कंपनीज लॉ का मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सारा मतलब किसी किसी का तो ऑलमोस्ट सभी कुछ हो चुका है, 98% कम्प्लीटेड है। हाँ, किसी किसी का थोड़ा और भी बाकी है, 50% पार्ट अभी भी बाकी है। तो लेकिन सर ये एक वन ऑफ द वाइटल चैप्टर में से एक आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिविडेंड। ऐसे इसके बारे में मैं पहले भी थोड़ा बहुत चर्चा तो कर चुका हूँ, बट आज मैं थोड़ा डिटेल्स चर्चा करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि डिविडेंड के बारे में थोड़ा डिटेल्स चर्चा होने में अच्छा ही रहेगा। तो अगर आपको मैं सेक्शंस के बारे में बताऊं कि डिविडेंड के बारे में कंपनीज एक्ट सेक्शंस के बारे में क्या कहा है, मतलब कौन से सेक्शंस के अंदर कहाँ से कहाँ तक में क्या क्या बोला है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा नजर डालते हो, थोड़ा सा नजर डालते हो, तो आपको मीनिंग ऑफ डिविडेंड के बारे में भी पता चलेगा। उसके अंदर टाइप्स ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 35,
डिविडेंड के मतलब के बारे में बोला, टाइप्स ऑफ डिविडेंड के बारे में बोला, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के बारे में बोला। सर जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है उनको एक चीज का सुविधा होगा, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो ना तो कंपनी आपको डिविडेंड देता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आई डोंट नो आप लोगों में से कितना लोग है जो स्टॉक मार्केट, रोशनी है मुझे पता है जो स्टॉक मार्केट में काफी एक्टिव है। रोशनी को जरूर पता होगा कि कंपनी का डिविडेंड जो मिलता है, अरे रोशनी एकदम अपने है बैंक दादा। अकाउंट में, कंपनी के तरफ से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट हिट हो जाता है ना सर? हाँ है दादा। एकदम सर। तो रिलायंस के तरफ से, जैसे मानो रिलायंस का अगर आप शेयर खरीदते होंगे, ठीक है, रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट्स के घर में, मतलब आप लोग के कोई फ्रेंड होगा, ठीक है, ये कॉलगेट पामोलिव है ना सर, कॉलगेट पामोलिव, ठीक है, जो हमारे इंडिया में जो कॉलगेट जो आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है, अपने घर में। तो कॉलगेट का शेयर उसने काफी देर तक होल्ड करके रखा था, ठीक है। तो उसके घर में कल मोस्ट प्रोबेबली यस्टरडे अचानक से कॉलगेट के तरफ से एक गिफ्ट पैक के हिसाब से उनके घर में कॉलगेट भेजा गया। वो भी क्या, कॉलगेट का जो रिसेंटली निकला है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, डायबिटिक। हाँ कॉलगेट डायबिटिक, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे बोल रहा है कि हो सकता है कि मैंने शेयर होल्ड करके रखा था इसलिए गिफ्ट के तौर पे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि गिफ्ट के तौर पे कंपनी किसी को ऐसा दे रहा है। बट वो मुझे बता रहा है कि सर हो सकता है कि मैंने काफी देर तक उसका होल्ड किया था तो एज ए शेयर होल्डर मुझे दे रहा है। अभी नहीं है उसके पास कॉलगेट का शेयर, बट एक टाइम पे उसने अच्छा खासा कमाया और फिर सेल कर दिया, ठीक है। जैसे अभी तो देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 1643 चल रहा है और एक साल पहले 1400 समथिंग कॉलगेट का शेयर का प्राइस चल रहा था। तो जो भी हो, कॉलगेट का जो डायबिटिक पैकेज है उस पैकेज में उसको एक बड़ा सा, जैसे गिफ्ट रैप होता है ना, वैसा एक इतना बड़ा रैप होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट शायद इतना बड़ा कुछ एक रैप के अंदर कॉलगेट डायबिटिक का। अब ये कंपनी की तरफ से है या फिर कोई प्रोमोशनल एक्टिविटी की तरफ से कुछ भी है, ये उसको वो समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि मैं शेयर होल्ड कर रहा था, तो मुझे जितना पता है सर। तो जो भी हो, लेकिन पॉइंट क्या है सर, अब क्या किसको गिफ्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो क्या कारण है, बट उसको लग रहा है कि हो सकता है कि जैसे डिविडेंड मिलता है वैसा ही गिफ्ट भी मिल रहा है आजकल। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, आप कंपनी का शेयर होल्ड करोगे सर, शेयर होल्ड, सपोज मानो कि किसी ने 1400 में कॉलगेट का शेयर अगर एक साल पहले खरीदा था और आज उसका वैल्यूएशन अगर 1677 है, क्या इसको इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सर कैपिटल गेन, ठीक है। और कंपनी जो अपना बैलेंस शीट, अगर इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी मार्केट में कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, लास्ट 1 ईयर में कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया। जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगा, प्रॉफिट की तरफ से आपका शेयर होल्डिंग जितना परसेंटेज होगा, नॉर्मली रिटेल पार्टिसिपेंट्स अगर 10,000 रुपए का शेयर होल्ड करता है या 1 लाख का शेयर होल्ड करता है, हो सकता है उसका शेयर परसेंटेज 0.01% कुछ, ठीक है। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट के हिसाब से, जिस हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, उस हिसाब से आपको कंपनी परसेंटेज वाइज हो, ठीक है, या फिर कितना शेयर आप होल्ड करते हो उसके बेसिस में कंपनी का अपना रेशियो होता है, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा, जो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली या फिर चेक के थ्रू से आपके अकाउंट में, आपके घर में पहुंच जाएगा, ठीक है। कभी कभी तो हर कंपनी मोटा मोटी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उसी तरह से वो आपके घर में चेक सेंड करके आपको दे सकता है, या फिर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी आजकल क्रेडिट कर देते हैं। आजकल चेक का यूज बहुत कंपनी छोड़ दिया है, बिकॉज चेक का अलग से कॉस्ट लग जाता है, तो इससे अच्छा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम लोगों का मेनली क्या डिस्कशन रहेगा आज, मीनिंग ऑफ डिविडेंड जानेंगे, टाइप्स ऑफ डिविडेंड जानेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया सेक्शन 123 एंड कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, करेंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट। मैं आपको बोल रहा था ना सर कि डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है प्रॉफिट के बेसिस पे होता है, डिविडेंड का जो डिक्लेरेशन होता है ये प्रॉफिट के बेसिस पे होता है। तो ये प्रॉफिट क्या है, या तो इस साल का प्रॉफिट या तो प्रीवियस ईयर का, पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट, मतलब पिछला 3 साल का, 2 साल का, ऐसा देखा जाता है। अनपेड और अनक्लेम्ड, या तो कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्यूमुलेटिव भी बोल सकते हैं, या तो कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया या तो शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, ऐसे डिविडेंड के बारे में सेक्शन 124 में कहा गया है। सर ऐसा होता है क्या, ये सर एकदम होता है, ठीक है। और ये इन्वेस्टर एजुकेशन एक प्लान है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपको, आईईपीएफ सेक्शन 125 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन इन प्रोटेक्शन फंड।
हाँ सर, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, इसके बारे में एकदम गजब का चर्चा होगा सेक्शन 125 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड, क्रेडिट्स टू फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कैसे उसका फंड को यूटिलाइज किया जाता है। पनिशमेंट टू फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज, ठीक है, अगर आप 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं हो तो आपको सेक्शन 127 के तहत क्या फाइन दिया जाएगा, क्या पेनल्टी चार्ज करेगा आप पे, एंड एग्जेम्पशन किसको किसको मिल सकता है, उसका डिटेल्स आपको जानना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सर, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग फील आ रहा है आप लोगों को बताते हुए। चलो सर, तो फिर देखते हैं डिविडेंड इमेज से बहुत कुछ पता चल रहा है। कंपनी प्रॉफिट किया, और जैसे पेड़ लगाते हैं ना, तब आप पेड़ लगाते हो, ठीक है, सपोज आप एक ट्रीज लगाते हो, उस ट्रीज जब फ्रूट देता है तो वो क्या है, उस ट्री का प्रॉफिट का पार्ट है ना सर। ट्री से जब फल मिलता है वो फल क्या है, प्रॉफिट का पार्ट, क्या बोल सकते हैं सर। एक ट्री जब उसका फ्रूट या फ्लावर जो भी आपको देखने को मिले या खाने को मिले, इट्स लाइक डिविडेंड, है ना। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 इसके डेफिनेशंस में क्या कहते हैं आपको पहले वो पता होना चाहिए। उसके बाद तो सर हम लोग क्या बताऊं सर आपको, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट छान मारो, कंपनी का डिविडेंड का पॉलिसी जानो, ठीक है, आप मनी कंट्रोल में जाओ, ठीक है, किसी भी कंपनी का डिविडेंड के बारे में वो कब क्या डिक्लेरेशन दिया उसके बारे में जानो। जैसे ये देखो सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2144 करंट शेयर का प्राइस है इसका। ये रिसेंट एजीएम किया है सर 1 जून को, जस्ट 1 मंथ मोस्ट प्रोबेबली, 1 and 2 month बैक, 1.5 month मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी काफी बार जब भी एजीएम किया है डिविडेंड के बारे में बहुत बार बात किया। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, 2015 का देखो एजीएम में 12 जून 2015 को कंपनी ने क्या बताया, ठीक है, कंपनी ने बताया 10 पर शेयर 100% डिविडेंड। ये 100% डिविडेंड क्यों बोला सर, डिविडेंड का जो मतलब कैलकुलेशंस होता है ना, वो नॉर्मली फेस वैल्यू पे होता है। किस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है। समझ में आ रहा है सर, डिविडेंड का जो हिसाब होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। तो अगर कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, नॉर्मली मैक्सिमम केस में आपको फेस वैल्यू जो होता है ना, अब किसी के मन में चल रहा है सर फेस वैल्यू क्या होता है, सर फेस वैल्यू सिंपल, हर एक चीज होगा, जैसे हर शेयर का एक मिनिमम प्राइस होगा, चाहे वो मिनिमम प्राइस कुछ तो दाम होगा ना सर, कहीं से तो आपको स्टार्ट करना होगा। तो ये मार्केट में प्रैक्टिस है कि कुछ नहीं तो कम से कम अपना स्टैंडर्ड फेस वैल्यू 10 टका रखो, आप 5 भी रख सकते हो, आप 1 टका भी रख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल मार्केट में अगर आप चेक करोगे तो आपको मैक्सिमम केस में फेस वैल्यू या तो 10 या तो 5 या तो 1 आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। सर थोड़ा दिखाओगे, चलो सर थोड़ा हम लोग भी देख लेते हैं, ये पता कैसे चलेगा कि किसका फेस वैल्यू कितना चल रहा है। ऐसे तो आपको अपनी ब्रोकिंग फर्म के थ्रू से भी पता चलेगा जिसके पास आपका डीमैट होल्डिंग होगा, या फिर अगर आप नॉर्मल जस्ट सर्च करोगे मनी कंट्रोल में किसी भी कंपनी का डिटेल्स को, ठीक है। जैसे पहले मैं रिलायंस के बारे में बात हो रहा है तो मैं रिलायंस का फेस वैल्यू में ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। रिलायंस का फेस वैल्यू 10 टका ही होगा, मुझे जितना पता है, मैं जितना मार्केट में इसको सर्वे करता हूँ, इसका 10 रुपीज ही होगा। या फिर अगर आपको मैं दूसरा और भी कंपनी के बारे में अदानी बता सकता हूँ, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पर मिलता है डेटा, फेस वैल्यू दिखाई दिया रे, फेस वैल्यू, अरे क्या फेस वैल्यू दिखाई दिया 10, ये देखो, यस हेलो सर। सर, है ना। तो ये फेस वैल्यू क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट में जबरदस्त चर्चा होता है इसका, कि कंपनी का फेस वैल्यू उसका क्या काम में आता है, फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ठीक है। ये सब स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्कशंस करता हूँ मैं, थोड़ा बहुत नहीं, वहां पर तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्कशन ही है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में चर्चा हो जाता है, या फिर फंडामेंटल लेवल में। लेकिन आज मैं आपसे स्टॉक मार्केट में चर्चा तो होगा, बिकॉज डिविडेंड का बात है तो बार बार स्टॉक मार्केट सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे आपको लॉ बताना है, ठीक है। इसके लिए कंपनीज एक्ट क्या बोलता है वो बताना है, कौन से सेक्शन में क्या लिखा है वो बताना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि द डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग, अच्छा, Section 2, Subsection 35 Companies Act 13 by defining the term dividend simply states that dividend includes any interim dividend. सर दो तरह का होता है, एक इंटरिम एक फाइनल, मतलब एक साल के बीच में दे देता है। सर बीच में क्यों देगा, अरे सर थोड़ा शेयर होल्डर को ना मोटिवेट करने के लिए कि भाई देखो आपने कंपनी को पैसा दिया तो कंपनी बदले में आपको मिड ऑफ द ईयर में मोटिवेट करने के लिए डिविडेंड दे दिया। और एक होता है फाइनल डिविडेंड, ठीक है, जो कंपनी ईयर एंड में नॉर्मली डिक्लेयर करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल डिविडेंड क्या है, इंटरिम नहीं होता है, हाँ बोलो, मिड ऑफ द
मिड ऑफ द ईयर नहीं बोलेंगे, मतलब एंड ऑफ द ईयर नहीं बोलेंगे, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर देता है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के गैप के हिसाब से देता है। हाँ हाँ ईयर वही एंड के देता है, वही मतलब बेसिकली पॉइंट इज दैट मिड ऑफ द ईयर या फिर 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, ठीक है। वही मैं डिटेल्स चर्चा करूंगा आप लोगों से, मैं एकदम सिंपल पहले लेमैन की तरह बता रहा हूँ, उसके बाद लीगल वाइज बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। पहले थोड़ा लेमैन की तरह समझ जाते हैं ना, क्या है बोल। यस सर। इन सिंपल इंटरिम मतलब बीच में तो फिर बीच का ही समझ लेते हैं, उसके बाद जो फाइनल डिविडेंड है, चलो एक एक करके बताएंगे ना। ओके तो सही बोल रहा है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द टर्म merely enlarges its scope by including interim dividend in its fold, बाद में होगा। डिविडेंड इज द शेयरहोल्डर्स रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन द कंपनी, मतलब आप जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, बदले में आपको डिविडेंड कंपनी देगा, बदले में आपको कंपनी डिविडेंड देगा। तो सिंपल क्या है, ये शेयर होल्डर का रिटर्न है, इन सिंपल ये शेयर होल्डर का रिटर्न है, जितना सिंपली समझो उतना बेहतर, ठीक है। कैपिटल इन द इकोनॉमी, डिविडेंड इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है, जो कंपनी अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, which has been paid out to them. In simple words, it is a distribution of profits, that is a portion of profits earned and allocated as payable to the shareholders whenever declared. वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले आप सिंपल समझो उसके बाद लीगल समझोगे, ठीक है। उसके पीछे नियम क्या है, कब का बात है, कब देना पड़ता है, ठीक है। पहले सिंपल तो चीजों को समझो जो यहाँ पर बोला गया है कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है, और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एलोकेट करता है व्हेनेवर डिक्लेयर्ड, जब भी डिक्लेयर करेगा उसके बाद पेमेंट या एलोकेशन भी करेगा। तो इसके बारे में सिंपल बोला गया है। अच्छा आगे आगे और चर्चा बढ़ाते हैं सब। देखो, द कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड्स, बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, क्लॉज 80 ऑफ टेबल एफ इन शेड्यूल 1, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्लॉज 80 में बोर्ड ने क्या बोला, बेसिकली आप लोग जानते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एरिया है, ठीक है, जो कंपनी का बोर्ड डिसाइड करता है। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड्स रिपोर्ट एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट देखना पड़ेगा। सर बोर्ड रिपोर्ट कहाँ मिलता है, हाँ सर बोलो रे, बोर्ड रिपोर्ट कहाँ मिलेगा, अरे एनुअल रिपोर्ट चेक करो ना, बोर्ड रिपोर्ट मिल जाएगा। ये मैंने कंपनी के साइड में ही तो मैं जाके अदानी को निकाला था, स्टॉक मार्केट क्लास में एकदम जबरदस्त चर्चा हुआ है इसके ऊपर। बोर्ड रिपोर्ट मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 218 में मोस्ट प्रोबेबली। चलो सर बहुत लंबा है, थोड़ा सा हेल्प करो, कौन सा पेज चल रहा है, 230, एक सेकेंड। इंडस्ट्री रिव्यू, बिजनेस वैल्यू, फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट कंप्लायंस, बोर्ड एक्सपीरियंस, बोर्ड एज एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे तो आप लोग जानते हो सर, इंसान को तो जानते होंगे आप लोग। हाँ सर, अंबानी के बाद अगर रिसेंट ट्रेंड में किसी का बहुत ज्यादा चर्चा हुआ है, अंबानी से भी ज्यादा रिसेंट ट्रेंड में इनके बारे में चर्चा हुआ है, गौतम अदानी। हाँ सर, राजेश अदानी, नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सर ये है कंपनी का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मेनली यही बॉस है, एकदम सिंपल। सर मिस्टर करण अदानी, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ, ये सब बात हम लोग पहले भी किए हैं अदानी के बारे में, इवन कंपनी लॉ क्लास में भी किए हैं। डॉक्टर मलाय महादेविया क्या है, होल टाइम डायरेक्टर। प्रोफेसर गणेशन रघुराम, इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब डायरेक्टर के क्लास में चर्चा हुआ है, कौन किस तरह का डायरेक्टर होगा। मिसेस अवंतिका सिंह औलख, आईएएस, नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मिस्टर भरत सेठ, आप समझ रहे हो ना। मिस निरुपमा राव, इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मिस्टर टीएस जयशंकर। तो ये सब जान के हम लोगों को क्या होगा, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, कंपनी ओवरव्यू, मुझे रिपोर्ट चाहिए, एक सेकेंड रुको। रिपोर्ट में आपको कंपनी के बारे में वो क्या सोच रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट कहाँ है, वो चाहिए। ये सब जब भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, बहुत जरूरी होता है कि क्या कंपनी है, क्या काम करता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है, और बोर्ड क्या सोच रहा है कंपनी के बारे में। ऐसे तो ये अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, जो बेसिकली इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके ऊपर काम करने वाला कंपनी है, आपको पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के देता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड,
देखते हैं कोशिश करके, ऐसे तो दिखाई नहीं रहा है, लेकिन दिखेगा सर, एकदम दिखेगा। थोड़ा कोशिश कर लो, नहीं तो बाद में जब मुझे मिलेगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट मिला ना, यही तो चाहिए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, CSR स्कीम, इसी के अंदर होता है। बहुत बड़ा है सर, लंबा चौड़ा रिपोर्ट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तो CSR जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, याद है आप लोगों को CSR के बारे में? और मैं आप लोगों को बोला था कि किसी भी कंपनी का डाउनलोड करो और देखो कि कंपनी का CSR के बारे में कंपनी क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत वाइटल माना जाता है। ठीक है सर, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा डिविडेंड के बारे में, अगर कुछ मुझे बाद में मिलेगा तो मैं आपको शो करूंगा। ठीक है, चलो उससे पहले देख लेते हैं कुछ बातें। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी एट ए रेट हायर देन द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड इज नॉट परमिटेड। ये सब बातें याद रखिएगा सर, जो बोर्ड बताया उससे ज्यादा रेट में आप डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय board of directors in the board's report and approved by shareholders at AGM. Dividend is not a liability unless it is declared by the shareholders at a validity constituted general meeting by passing an ordinary resolutions at the rates recommended by the board or such lower rate as may be decided. सर एक बात ध्यान रखिएगा, डिविडेंड कोई लाइबिलिटी नहीं है। क्या डिविडेंड लाइबिलिटी है सर? हाँ, क्या डिविडेंड नो सर, अगर लाइबिलिटी आप है? नहीं भी दो चलेगा। अगर आप नहीं। ना भी देते हो तो भी चलेगा, डिविडेंड कभी भी लायबिलिटी नहीं हो सकता, बिकॉज ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है ना। तो ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि कंपनी का ये वाला एक कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये वाला ये जो पोएट्री है मैं आपको बहुत बार सुनाया होगा, है सर। पोएट्री क्या है? सबसे पहले बिजनेस चलता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? बिजनेस चल रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? हाँ बोलो। सेल। थैंक यू सर। बिजनेस चल रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है बिजनेस सेल कर रहा है। जो भी उसका बिजनेस है, उसका जो भी सर्विस है, जो भी उसका प्रोडक्ट है, वो सेल होना चाहिए। सेल से जब आप क्या लेस करते हो? वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन। तो आपको हाँ, सेल से मतलब वेरिएबल ठीक कंट्रीब्यूशन। है, तो आपको क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। मैं ये चीज बहुत बार बताता हूँ, बहुत बार, हर क्लास में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ये वाला बात मेरा हो ही जाता है। कंट्रीब्यूशन, यहाँ से हम फिक्स कॉस्ट वगैरह लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? फिक्स कॉस्ट वगैरह। तो क्या मिलता है सर? EBIT। EBIT मिल जाता है, ठीक है, या फिर EBITDA भी बोल सकते हैं। चलो अभी 2 मिनट के लिए डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को थोड़ा हटा देते हैं, अभी एक नेग्लेक्ट करते हैं इसको। EBIT से सबसे पहले क्या देना पड़ता है? टैक्स। इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट किसके लिए है सर? ये इंटरेस्ट जो कंपनी को लोन और डिवेंचर होता है। डिवेंचर और लोन वाले, वेरी गुड सर। सपोज कंपनी को बैंक लोन है, कंपनी का डिवेंचर वाले ने कंपनी को डिवेंचर दिया है, ठीक है, तो किसी ने लाखों का, किसी ने करोड़ों का डिवेंचर दिया है। तो जिसने जो भी दिया हो, अगर कंपनी का लोन है या डिवेंचर्स है, तो उसके बदले कंपनी को उन्हें इंटरेस्ट सबसे पहले देना पड़ेगा। ये जो कंपनी का एक तरह का पहला प्रॉफिट है ना, EBIT एक तरह का पहला प्रॉफिट है, ठीक है। वो तो वैसे बोलते हैं ना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? एग्जैक्टली वैसा ही, क्या ये मेरा पहला पहला प्रॉफिट है? यस, मेरा पहला पहला प्रॉफिट है। पहला पहला प्रॉफिट से सबसे पहले किसको पहले पहले देना पड़ेगा? इंटरेस्ट को, जो आपका लाइबिलिटी है देना, ठीक है। ठीक है, ये देना आपका एकदम लाइबिलिटी है। लोन आपका लाइबिलिटी होता है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है, बट ये देना आपका लाइबिलिटी है, बिकॉज ये लोन का है या डिवेंचर्स का है। इसके बाद आपको जो मिलता है, इसको आप क्या बोलोगे? EBT। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम बताओ, PBT, है ना। EBIT और PBT। तो EBIT से इंटरेस्ट चला गया तो हमें मिल गया EBT और PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट का टैक्स, दिस इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी, ठीक है, ये भी आपको पे करना होता है। तो ये पे करने के बाद आपके पास जो पड़ा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैट, और इसका एक दूसरा नाम भी प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स, वेरी गुड सर। इसके बाद आपके पास अगर प्रेफरेंस डिविडेंड वाले हो, ठीक है, तो उनको पेमेंट करो, बिकॉज उनका देना, मतलब शेयर होल्डर में से सबसे पहला हक किसको होता है? प्रेफरेंस वाले को। जो कंपनी को पेमेंट तो किया है, मतलब कंपनी को कैपिटल तो दिया है, लेकिन प्रेफर्ड कैपिटल दिया है। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो ऐसे कैलकुलेशंस करने के टाइम पे कि भाई 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सुनते हो ना ऐसे, 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसका मतलब कि शेयर होल्डर कंपनी को फिक्स्ड परसेंटेज के थ्रू से बोला है कि भाई मुझे पेमेंट करना जब भी आपको बिजनेस चलेगा, तो पैट के बाद देगा। हाँ, प्रेफरेंस वाले को
फिक्स्ड रेट देता है, तो ये इसका जो फिक्स्ड नेचर है ना, ये फिक्स्ड देता है, इसलिए इसको हाइब्रिड भी कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर फिक्स्ड नेचर इंटरेस्ट की तरह होता है। इंटरेस्ट भी फिक्स होते हैं, प्रेफरेंस भी फिक्स्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि टैक्स देने के बाद दिया जाता है तो ये इक्विटी का भी नेचर रखता है। तो प्रेफरेंस के अंदर ना थोड़ा सा इक्विटी का नेचर, थोड़ा सा डिवेंचर का नेचर, दोनों मिला के ना इसके अंदर एक हाइब्रिड नेचर काम करता है तो शेयर, बट इसका कैरेक्टर के अंदर क्या आ गया, है तो शेयर, ठीक है, बट इसके कैरेक्टर के अंदर इंटरेस्ट का भी फीलिंग आ जाता है, क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है, इंटरेस्ट नहीं बोल सकते हैं, डिविडेंड। देखो ना, फिक्स्ड रेट तो इंटरेस्ट होता है ना, डिविडेंड थोड़ी फिक्स्ड होता है, बट प्रेफरेंस को फिक्स्ड में मिलता है। अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस वाले हैं तो उनको देना पड़ेगा। देने के बाद क्या बचता है, देने के बाद अर्निंग फॉर इक्विटी, ये अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो भी आपका बचेगा, इसको जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाता है सर EPS, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ये सिंपल पोएट्री है फाइनेंस का, सिंपल फाइनेंशियल पोएट्री है जो हर फाइनेंशियल केस में हम लोग चेक करते हैं, नॉट जस्ट हम यहाँ पर क्लास में बता रहा है। ये इवन अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का जो भी एनालिटिकल आजकल बहुत सारा मनी कंट्रोल देख लो आप, ठीक है, मनी कंट्रोल में भी देखोगे ना, यहाँ पर देखो आपको EPS वगैरह का डिटेल्स दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो TTM EPS, TTM PE, ये सब बाद में चर्चा करेंगे, बट आपको हमेशा दिखाई देगा ये सब EPS के बारे में। अर्निंग पर शेयर इज अ वेरी फेमस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा फंडामेंटल वैल्यू है जिसके बारे में हमेशा इंपॉर्टेंस ही आता है और लोग हमेशा इसको चेक करता है। अगर आप रिलायंस से ही बात कर रहा हूँ तो आप रिलायंस के ही देख लो, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके फाइनेंशियल्स में जाओ, ठीक है, इसके फाइनेंशियल्स में जाओ और ये देखो सर, दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20, 21, देखो सर EBITDA, PBIT, PBT, नेट इनकम, EPS दिखाई दे रहा है, DPS, डिविडेंड पर शेयर, ओके, EPS, अर्निंग पर शेयर दिख रहा है कि नहीं? अरे यस सर। तो जो कोई भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसको ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये डिविडेंड पर शेयर भी इधर आ गया कि भाई पर शेयर के हिसाब से कितना डिविडेंड दे रहा है, तो हर डेटा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये भी एक वैसा ही डेटा है जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है ये सबसे लास्ट में होता है और ये शेयर होल्डर का है, इक्विटी शेयर होल्डर का है, तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं होता, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, या तो नॉमिनल या फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं। एग्जांपल्स देखो, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा आपको, थोड़ा आपको शांति मिलेगा, थोड़ा चैन मिलेगा सुन के कि क्या बात है। AB Limited has issued equity shares having face value of ₹10 per share. The shares are currently quoting on the National Stock Exchange as 250 per share. कितना करके बेच रहा है सर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितना करके बेच रहा है? 250 करके। कोई कंपनी है NSE में 250 पर शेयर सेल हो रहा है। देखो सर, मैं बात करता नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता स्टॉक मार्केट में, बट बार बार यही बात होगा, बिकॉज कंपनी लॉ का आधे से ज्यादा काम तो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी के लिए ही होता है। तो आपको बार बार मैं बोलता हूँ, इसलिए स्टॉक मार्केट इज वेरी वाइटल। स्टॉक मार्केट का नॉलेज जितना एनहांस करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा होगा। अच्छा, the company at its AGM held 27 July 2020 has declared a dividend of 20%. Mr. Sekhar owns 1000 shares which he purchased at 300 per share. What is the amount of dividend he will receive? अब डिविडेंड का कैलकुलेशन कैसे होगा? फेस वैल्यू पे। 10 रुपीज कंपनी का फेस वैल्यू है, सो डिविडेंड पर शेयर इज 20%, तो 10 का 20% कितना? 2। सो मिस्टर शेखर विल रिसीव 2 into 1000 shares equals to 2000। अब ये 250 का पर शेयर चल रहा था, लेकिन मतलब करेंटली कोटिंग है 250 में, लेकिन उसने परचेस किया था 300 में। इधर कैपिटल लॉस हुआ है उसको, पर शेयर में 50 करके 1000 शेयर खरीदा है, 50 करके कितने का लॉस लिया इसने? हाँ सर, अरे 1000 शेयर्स परचेस किया था 300 करके, अभी चल रहा है 250, तो पर शेयर में 50 का लॉस किया ना, तो 1000 शेयर में 50 का लॉस, मतलब 50,000 का लॉस है। लेकिन सर कंपनी जब प्रॉफिट डिक्लेयर किया तब उसको 2000 का मिला है, तो करंट लेवल में बोल सकते हैं, मतलब उसके लिए कि भाई 50,000 का करंट लॉस है मेरा, लेकिन ये जो लॉस है ये मार्केट रिकवर कर सकता है, बट ये तो डिविडेंड जो है ये तो उसका हक है, इतना तो उसको मिल ही जाएगा, है ना? बात समझ में आ रहा है सर? हाँ, कैपिटल गेन अलग होता है, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है।
ये जो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लगता है कि वो प्रॉफिट कर लिया, तो वो प्रॉफिट डिविडेंड नहीं है, ये प्रॉफिट डिविडेंड है जो कंपनी डिक्लेयर करता है अपने बिजनेस के बेसिस में, ठीक है, अपने टोटल प्रॉफिट के बेसिस में, ईबीआईटी के बेसिस में, ठीक है, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट दे दिया, पैट वगैरह जो भी रहा, टैक्स के बाद जो मिलता है, प्रेफरेंस के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज बेसिकली प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चलो सर, ऐसे बहुत सारा खेल आपको धीरे धीरे समझाऊंगा आगे आगे, ये सब बेसिक बातें हैं। The shareholders at an AGM unanimously passed a resolution for payment of dividend at a rate higher than recommended by the director. Discuss the validity of the resolution. बहुत सिंपल सा सेक्शन है। Article of Association of Companies AOA, आप लोग तो जानते ही हो, हाँ, AOA ये कंपनी का क्या है, रूल बुक है ना सर। AOA क्या है, कंपनी का रूल बुक, और इसके ऊपर कौन होता है, MOA, ये क्या है कंपनी का, ये क्या होता है, ये क्या इसको हम करना है वो लोग बताता है। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सिंपल, हाँ तू सही बोला है, ठीक है, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो एमओए और एओए, लेकिन ये जो कंपनी का रूल बुक है, यहाँ पर क्या बोला है, कंपनी का डे टू डे रूल बुक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज यूजुअली कंटेन्स प्रोविजंस विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑन द पैटर्न ऑफ रेगुलेशन 80 to 85 of table F to schedule 1 of the Companies Act 2013 under Regulation 80, the power to declare a dividend rests with the general meeting, but not even all the shareholders have the power to declare a dividend exceeding the amount recommended by the board of directors. सभी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड के बारे में डिक्लेरेशंस का परमिशन नहीं होता, ठीक है, और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा है उसके ऊपर जाके अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा तो रेजोल्यूशंस वगैरह बहुत झमेला है, लेकिन इन सिंपल अगर आपको बोला जाए कि भाई क्या वो कर सकता है, तो इन सिंपल वो नहीं कर सकता, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मतलब ऊपर जाके डिविडेंड के बारे में कुछ भी डिसीजंस करेंटली नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये वाला बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इस तरह से हम लोग पहुंच गए धीरे धीरे ही टाइप्स ऑफ डिविडेंड में, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम दैट इज व्हेन डिक्लेयर्ड। तो ऐसे बात शुरू में बात कर रहा था हम लोग इंटरिम एंड फाइनल, ठीक है, तो चलो बात कर ही लेते हैं। शिवम भी बोल रहा था सर इंटरिम क्या है, वो थोड़ा अपने हिसाब से बोल रहा था, इंटरिम क्या है और फाइनल क्या है, तो चलो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर इंटरिम डिविडेंड एंड ऑल्सो फाइनल डिविडेंड। सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 एंड ऑल्सो सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 content providings regarding interim dividend. Following points बहुत important है। Interim dividend may be declared by the board of directors at any time during the period from closure of financial year till holding of the AGM. Financial year close करने के बाद से AGM लेने के बाद तक, नॉर्मली 6 महीने के अंदर AGM कर लेना होता है ना सर। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर AGM करना होता है। तो जैसे मानो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जैसे अगर हमें रिलायंस का जो रिसेंट एजीएम हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, कहाँ चला गया, ये रिलायंस का एजीएम कब हुआ है, 1 जून को। फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हुआ है, 31 मार्च को, है ना। तो विद इन 6 मंथ्स तो कर ही लिया, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और एजीएम जब उसको करना होता है, उस एजीएम के अंदर वो जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा दैट इज कॉल्ड इंटरिम, दैट इज कॉल्ड इंटरिम। तो वही बोला है देखो 123 सबसेक्शन 3, इंटरिम डिविडेंड में बी डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एनी टाइम during the period from closure of financial year till holding of the annual general meeting. The declaration of interim dividend is done out of profit before the final adoption of the accounts by the shareholders, and therefore interim dividend is said to be declared and paid between 2 AGMs. जो बात स्टार्टिंग में शिवम इसी के पॉइंट में बात कर रहा था। तो बेसिकली ये 2 AGM के बीच में इसका डिक्लेरेशन होता है, 2 AGM के बीच में। क्यों? बिकॉज डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज डन आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द फाइनल एडॉप्शन ऑफ अकाउंट। मतलब जब अकाउंट्स फाइनलाइज प्रॉपर्ली नहीं होता है बाय द शेयरहोल्डर्स, एंड देयरफॉर इंटरिम डिविडेंड इज सेड टू बी डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 AGMs। इसका जो डिक्लेरेशन है और पेड है ये 2 AGM के बीच में हो जाएगा, मतलब जब नेक्स्ट टाइम जो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स होगा उससे पहले हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरिम डिविडेंड बोलता है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट से पहले, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट से पहले, मतलब जब अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन करके रिपोर्ट निकलेगा उससे पहले ही डिविडेंड डिक्लेरेशंस के बारे में बता दिया जाएगा और पेड भी हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि 2 AGM के बीच में ये काम होता है। आगे आगे और भी आपको एग्जांपल्स के थ्रू से बताऊंगा सर, वेट कर जाओ थोड़ा। द सोर्स फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड, आप जो डिविडेंड प्रोवाइड करोगे इसके लिए आपको कहां से करना है,
इसके लिए आपको सरप्लस प्रॉफिट यूज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका सरप्लस अमाउंट रहेगा। सरप्लस अमाउंट मींस अरे सर जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा करोगे वही तो आपको सरप्लस में जाएगा ना, तो सरप्लस इन दी पीएल अकाउंट। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आप पीएल बनाते हो बिजनेस में, कंपनीज के केस में इस तरह से नहीं होता है, आपको पता है ना, वो कंपनीज अकाउंट्स में क्या करते हैं, शेड्यूल 3 के हिसाब से होता है, तो वहां पर वर्टिकल फॉर्मेट में आपको पीएल दिख जाता है। सरप्लस इन दी पीएल अकाउंट, जो भी पीएल में सरप्लस है वहां से यूज कर सकते हो। प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज शाउट टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो उसी पर्टिकुलर मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड आप देना चाहते हो उसी से आप दे सकते हो। प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड, मतलब लास्ट क्वार्टर तक जब आपका मतलब बेसिकली कंपनी ने अपने अकाउंट्स डिक्लेयर किया है, लास्ट क्वार्टर और उसका पहले बार जो भी मतलब ईयर कंप्लीट हुआ है उसके बीच में जो भी प्रॉफिट हुआ है वहां से भी दिया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसा से फॉर एग्जांपल, अच्छा डिविडेंड के लिए एक बेस्ट कंपनीज चूज करते रुको, डिविडेंड के बारे में एक बेस्ट कंपनीज चूज करते रुको। एक अच्छा कंपनी जैसे तो आईटीसी बहुत बेस्ट रहेगा, आईटीसी कोल इंडिया ये सब डिविडेंड देने में बड़ा माहिर है। आईटीसी, क्या आप लोगों को डिविडेंड के बारे में कहीं पर भी कुछ दिखाई दे रहा है सर? यहाँ पर होता है सेक्टर डिविडेंड यील्डिंग अलग है, डिविडेंड यील्डिंग पीवी रेशियो, एक सेकेंड, फोरकास्टिंग रेवेन्यू, फाइनेंशियल्स में हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, लोअर देन इंडस्ट्री इंक्रीजिंग, ये एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पर। एक सेकेंड रुको, पीयर्स न्यूज होल्डिंग्स में मतलब कौन कितना बेसिकली शेयर होल्ड कर रहा है उसके बारे में बताता है। ओके, फोरकास्ट, यहाँ पर डिविडेंड का भी एक पॉइंट, ये देखो स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, ये आईटीसी के बारे में आपको दिखाई दिया, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स, दिख रहा है? हेलो, क्या मैं कनेक्टेड हूं सर आप लोगों से? हेलो, है दादा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को कि डिविडेंड रिटर्न्स मतलब आईटीसी अच्छा खासा डिविडेंड देता है, लेकिन अगर आप रिलायंस में यही चीज चेक करते, रिलायंस में आपको डिविडेंड के बारे में डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, मतलब रिलायंस अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न नहीं देता, ठीक है, लेकिन आईटीसी अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न देता है। तो ये जो भी डिविडेंड देता है ना, ये कहाँ से दे सकता है? सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच डिविडेंड इज साउट टू बी डिक्लेयर्ड, जिस पर्टिकुलर ईयर में बोल रहा है, प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड, क्वार्टर तक। क्वार्टर के बारे में बात जब मैं कर रहा हूं तो आपको समझ, आप लोगों को ये चीज पता होगा कि कितना क्वार्टर होता है सर एनुअल लेवल में, बोलो हर साल क्वार्टर कितना आ जाता है? अरे जल्दी बोलो, 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, कितना क्वार्टर होता है? अरे कुछ तो बोलो। है दादा। 4 क्वार्टर ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये फाइनेंशियल ईयर 21 है, फाइनेंशियल ईयर 21 इस पर्टिकुलर ईयर में कितना क्वार्टर अभी तक हुआ है? अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। जुलाई जून अप्रैल मई जून जिसका डिक्लेरेशन जून में हुआ है, ठीक है, जुलाई में हुआ है, और एक क्वार्टर जो कंप्लीट होगा दैट इज अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, जिसका डिक्लेरेशन सितंबर अक्टूबर के लास्ट में आएगा। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि फाइनेंशियल ईयर 21 का अगर एक क्वार्टर भी कंप्लीट हुआ है, उसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, तो फिर पुराना 3 साल 4 साल जितने का वो लेगा, और जो न्यू क्वार्टर हुआ है वहां से भी कंपनी क्या कर सकता है, वहां से भी कंपनी बेसिकली डिक्लेयर कर सकता है अपना प्रॉफिट वगैरह, मतलब डिविडेंड वगैरह, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है सर। द सोर्सेज फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड सरप्लस इन द पीएल अकाउंट, profit of the financial year in which such dividend is sought to be declared, and profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of the interim dividend. Declaration of interim dividend shall be ratified as the ensuring AGM by the members. तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में नॉर्मली डिक्लेरेशन किया जाता है।
if the company has incurred loss during the current financial year up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of the interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average rate of dividend declared by the company during the immediately preceding 3 financial year. वेट कर जाओ, ये आपको मैं एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है उसका रेट किस तरह से वो चूज कर सकता है. If a company declare dividend at the rate of 16% during immediately preceding 3 financial year, जैसे करंटली क्या चल रहा है 2021, इससे पहले कौन सा 3 ईयर था 2020, 2019, 2018 है ना, 18, 19, 20, ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं सर, अगर कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड करता है 16% ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल इयर्स, देन इन केस द कंपनी इनकर लॉस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो गया तो फिर वो क्या करेगा, ठीक है, तब तो वो प्रॉफिट में इस साल के प्रॉफिट में से तो नहीं दे सकता. तो तब क्या बात करेगा, इट इज परमिटेड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट अ रेट व्हिच इज नॉट हायर देन 16%. मतलब जो लास्ट ईयर में किया था उसके बेसिस में 16% दे सकता है, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस है तो वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट के बेसिस में जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में 16% दिया था, तो इस बार भी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है क्योंकि उसका सरप्लस है ना, तो वो सरप्लस अमाउंट यूज करके डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है. बट रेट जो है वो 16% से ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज पिछला 3 सालों में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मतलब जो डिविडेंड रेट था वो 16% था. तो अगर कंपनी इस बार लॉस किया है तो लॉस अगर किया है तो इस केस में वो 16% क्रॉस करके नहीं जा सकता. बात समझ में आया सर? हेलो, क्या आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया? If the company has incurred loss during current financial year up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average rate of dividend declared by the company during immediately preceding 3 financial year. मतलब 21 का फर्स्ट क्वार्टर एंड के बाद अगर कंपनी को लॉस दिख रहा है या फिर पूरा का पूरा क्वार्टर के बाद भी अगर कंपनी को लॉस दिख रहा है और कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है, लेकिन कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट तो है, बट परसेंटेज क्या होगा इंटरिम डिविडेंड का, कंपनी का इंटरिम डिविडेंड का परसेंटेज होगा 16%. अगर कंपनी ने 16% के हिसाब से किया था, ठीक है, तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में तो उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस है. बात समझ में आया सर? बोलो. अरे हाँ सर. The amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a separate account. डिविडेंड का जो अमाउंट है, इंटरिम डिविडेंड का जो अमाउंट है, shall be deposited in a separate account maintained with a scheduled bank within 5 days from the date of declaration. कंपनी को एक शेड्यूल्ड बैंक में उसको अलग से रखना पड़ेगा डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर, विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. जिस दिन कंपनी डिक्लेरेशन करेगा डिविडेंड के बारे में उसके 5 दिन के अंदर. All provisions which are applicable to the payment of dividends shall also apply in case of interim dividend. ठीक है, सारा का सारा प्रोविजंस जो है वो सब कुछ अप्लाई किया जाएगा इंटरिम डिविडेंड के केस में. ठीक है, तो 2 एजीएम के बीच में होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलो अब लोग हम भी बात करते हैं फाइनल डिविडेंड के बारे में. When dividend is declared at the AGM of the company, it is known as final dividend. ये 2 एजीएम के बीच में था और ये एजीएम के दिन में है. जिस दिन कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर रहा है उस दिन कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल डिविडेंड बोलेंगे. The rate of dividend recommended by board cannot be increased by the members. जो बोर्ड ने डिसाइड करके दिया था मेंबर्स उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं बोल सकता. ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा. अच्छा, नेक्स्ट द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड अ क्विक समरी ऑफ द अबव कांसेप्ट ऑफ इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड. तो चलो फटाफट समरी देख लेते हैं. इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर. कंपनी अपना अकाउंट को फाइनलाइज करने से पहले इंटरिम डिविडेंड देगा. बात समझ में आ गया? इसलिए बोला जाता है 2 एजीएम के बीच में. ठीक है, 2019 2020 2021 तो 21 के एजीएम होने से पहले अगर कंपनी डिविडेंड दे देता है और कंपनी का अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुआ है तो वो जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया और पेमेंट भी किया, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड. एंड फाइनल डिविडेंड इज द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द शेयरहोल्डर्स एट द कंपनीज एजीएम आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. आई होप क्लियर हो रहा है सर एकदम. अच्छा, अनाउंसमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर्स. ये अनाउंस करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फाइनल डिविडेंड के केस में रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर्स, तभी जाके होगा. टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले, जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा
जैसे अदानी रिपोर्ट का जो रिपोर्ट है, इसमें आपको कंपनी का, एक सेकेंड, ये देखो, ये कंपनी का क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, दिस इज कंपनी का बैलेंस शीट, ठीक है। इसके नीचे आपको कंपनी का पीएल दिख जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये सब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले ही इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात होता है, ठीक है सर। इसलिए कहते हैं सर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल डिविडेंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिवोकेशन, इट कैन बी रिवोक्ड विद इन द कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। अगर सारा का सारा शेयर होल्डर्स अगर अपना ओपिनियन दे दे तो फिर ये रिवोक भी हो सकता है। बट ये एक बार अगर डिक्लेयर हो जाए, बिकॉज शेयर होल्डर ने तो अपना अप्रूवल दिया है ना, बोर्ड ने जो बताया था, शेयर होल्डर ने अप्रूवल दिया बोर्ड देके, तो इन दैट केस ये रिवोक नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोविजंस इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन द आर्टिकल स्पेसिफिकली परमिट्स द डिक्लेरेशन। इंटरिम डिविडेंड आप तभी दे सकते हो जब आर्टिकल इसको बताता है, कंपनी अपने रूल बुक जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है अगर उसमें बताया गया है तभी जाके आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द आर्टिकल। लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए किसी भी तरह का प्रोविजंस का जरूरत नहीं है। बोलो सर, क्लियर हुआ बात? अरे रोशनी, रित्सा तथा सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो। अनुज, समझ में आ रहा है? लेट क्लास किया लेकिन समझ में आएगी नहीं, बोलो। Okay, sir. Classification based on nature of shares does not require any specific provision in the article. Classification based on nature of share does not require any specific provision in the article. Shares दो तरह का, मैं आपको अभी बता रहा था ना, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। कुछ देर पहले इसी के बारे में बात हो रहा था। अगर मैं इक्विटी शेयर का बात करूं तो इक्विटी शेयर तो सबसे लास्ट में होता है, उनको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है। Dividend dependent on dividend policy and availability of profit after satisfying the rights of preference shareholder. प्रेफरेंस वाले को देने के बाद ही आपको इक्विटी वाले को मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस वाले क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्यूमुलेट करके आता है, मतलब एक साथ पूरा नहीं करेगा, बाद में देगा एक साथ में। क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। डिविडेंड एक्यूमुलेट अनलेस इट इज पेड इन फुल, जब तक फुल पेमेंट नहीं होगा तब तक वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। नो अरियर्स ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर इज पेबल, ठीक है, कोई अरियर नहीं रहना चाहिए डिविडेंड में। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकता है। क्यूमुलेटिव मींस डिविडेंड एक्यूमुलेट अनलेस इट इज पेड इन फुल, जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाता तब तक वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मींस कोई एरियर नहीं रहेगा, पूरा फ्यूचर में कोई बाकी नहीं रहेगा, पेमेंट होता जाएगा टाइम टू टाइम पे, तब उसको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। और इक्विटी वाले को क्या मिलता है सर? डिविडेंड डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि भाई इक्विटी वाले को कितना मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रेफरेंस को देने के बाद ही इक्विटी वाले को मिल सकता है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है सर, इक्विटी शेयर को ट्रू ओनर कहा जाता है। और ट्रू ओनर जो होता है ना सर, जो कंपनी का सच का मालिक होता है। जैसे हम लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग नॉर्मली जो एनएससी बीएससी के थ्रू से जब भी किसी कंपनी का शेयर को होल्ड करते हैं, जैसे मैं आपको अभी आईटीसी के बारे में एग्जांपल्स में बता रहा था ना, अभी मैं आपको किसके बारे में बता रहा था? आईटीसी के बारे में। ये देखो, आईटीसी का शेयर, रिलायंस का शेयर, जो भी शेयर आप होल्ड करते हो, अगर आप कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो आप कंपनी का कौन बनते हो सर? नॉर्मल केस में, सॉरी, अगर आप आईटीसी होल्ड करते हो, रिलायंस होल्ड करते हो, जो भी आप होल्ड करो, आप नॉर्मली कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बनते हो। और जब आप कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बनते हो तो आप कंपनी का ट्रू ओनर भी बनते हो। तो ये कंपनी, जब आप एक कंपनी में जब आप ट्रू ओनर हो जाते हो ना, तो ट्रू ओनर होने के कारण आप कंपनी का लॉस भी उठाओगे, और कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट भी करेगा तो भी आपको मिलेगा। तो कंपनी का बहुत ज्यादा फायदे में आपको बहुत ज्यादा फायदा, कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस में आपका लॉस। कंपनी का अगर मीडियम कैटेगरी ऑफ जो भी होता है, सारा का सारा चीज आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि आप कंपनी का ट्रू ओनर हो। मतलब प्रोमोटर जो होता है ना सर, जो कंपनी को बनाया है, जो कंपनी का बोर्ड में होते हैं, वो जितना रिस्क उठाते हैं, नॉर्मल कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर, इवन प्रोमोटर इज आल्सो इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो उतना ही रिस्क उठाते हैं जितने हम उठाते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस वाले रिस्क नहीं उठाना चाहता, वो प्रेफर्ड रिस्क उठाते हैं, भाई मैं तो इतना लेके छोड़ूंगा, मुझे इतना दे देना, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट होता है प्रेफरेंस वालों के साथ, ठीक है। शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ये मैंने पहले भी आपको शेयर्स की क्लास में बोला था, जब हम लोगों ने शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर पढ़ा था, तब भी इसके बारे में बात हुआ था। प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 एकदम डिटेल्स में चर्चा हुआ था सर, कंपनीज एक्ट 2013, shareholders holding preference shares are assured of a preferential dividend at a fixed rate during the life of the company.
प्रेफरेंस डिविडेंड अनलेस अदरवाइज एग्रीड इज ए नॉन क्यूमुलेटिव इन नेचर। अगर एग्रीमेंट नहीं बनता है तो ये नॉर्मली नॉन क्यूमुलेटिव होता है, मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट होता है, एंड नीड नॉट बी पेड इन एनी ईयर वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी को, मतलब आप बात को समझो सर, प्रेफरेंस डिविडेंड अनलेस अदरवाइज एग्रीड इज नॉन क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड नीड नॉट बी पेड, पेमेंट करने का जरूरत नहीं होता है इन एनी ईयर वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का डेफिशिएंसी है तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप देखते हो तो क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, थोड़े डिटेल्स में देख लेते हैं सर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसको बोलेंगे या नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है। Cumulative preference share is one in respect at which dividend gets accumulated and in any arrears of such dividend arising due to insufficiency of profit during the current year is payable from the profit earned in the latter year। मतलब सिंपल बात है सर, 2019 में अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ था, जब 2020 को प्रॉफिट हो जाएगा तो उसके थ्रू से डिविडेंड 19 का जो एरियर है वो एरियर फुलफिल कर दिया जाएगा 20 के प्रॉफिट में। ओके, until and unless dividend on cumulative preference share is paid in full, जब तक पूरा का पूरा जितना दिन का बात हुआ है, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, इंक्लूडिंग एरियर जो बाकी है वो भी पेमेंट नहीं हो जाता, इफ एनी नो डिविडेंड इज पेबल ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, मतलब जब तक इनका फुलफिल नहीं हो जाता तब तक इक्विटी वाले को नहीं मिलेगा। और ऐसे डिविडेंड को क्या बोलते हैं सर? ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स वाले को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बात समझ में आया सर? क्यूमुलेटिव, हाँ सर, हेलो, क्या क्यूमुलेटिव समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हो सर, क्यूमुलेटिव में अगर कोई सवाल है तो बोलो। एनी क्वेश्चन सर? ओके सर। স্যার আরেকবার বলবেন? আরেকবার বলবো, ওই তো জিজ্ঞেস করছি सर। क्यूमुलेटिव मींस उसको क्यूमुलेट लेवल में मिलेगा। क्यूमुलेटिव मतलब क्या? सपोज मान की तेरे को 2020 में 2020 में तेरे को 100 का डिविडेंड मिलेगा, 2021 में तेरे को फिर से 100 का डिविडेंड मिलना था, बट सपोज किसी कारण से ये एरियर हो चुका है, ठीक है, लेकिन तेरे को अभी पेमेंट नहीं हुआ, तो 100 करके हर साल तेरा मतलब ज्वाइन होते जा रहा है, बेसिकली एक्यूमुलेट होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण से 21 का डिविडेंड तेरे को नहीं मिला बिकॉज कंपनी को उस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ था, इसलिए कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाया था, तो इन दैट केस 22 में जाके कंपनी तेरा वो डिविडेंड को कंप्लीट करेगा, इस साल का भी देगा और पुराना जो बाकी है उसको भी देगा, फिर टोटल मिला के 200 दे देगा, और फिर एक साथ मिला के 2022 में अगर तेरे को रिडेम्पशन करेगा, रिडेम्पशन करने के टाइम पे तेरे को एक साथ 400 दे देगा। लेकिन जब तक इक्विटी प्रेफरेंस इक्विटी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस का जब तक कंप्लीट नहीं होता, नो डिविडेंड इज पेबल ऑन इक्विटी शेयर्स, तब तक इक्विटी शेयर्स को कुछ भी नहीं जाएगा सर, ठीक है। पहले प्रेफरेंस वाले का कंप्लीट करो, तभी जाके आप इक्विटी के पास पहुंच सकते हो। बोलता था, बात समझ में आ रहा है? अभी सर ड्यू रखा जावे ना? एग्जैक्टली, तुम ड्यू रख सकते हो, ड्यू रखोगे तो फिर एरियर हो जाएगा, और एरियर होगा तो पहले एरियर को कंप्लीट करो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। ফাইনান্সিয়াল ইয়ারে যদি একটা ডিউস থেকে যায় তাহলে সেই ইয়ারে কোনো ইকুইটি পেমেন্ট হবে না? ना, इफ एनी नोट, ये देखो ना, सिंपल बोलते हैं, in later years until and unless dividend on cumulative preference share is paid in full including arrears, if any, no dividend is payable on equity shares। अगर कुछ भी बाकी रहेगा, प्रेफरेंस को नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कैसे दे सकते हो इक्विटी वाले को? जब तक प्रेफरेंस का फुलफिल नहीं होगा इक्विटी को मिल ही नहीं सकता, बिकॉज इक्विटी तो है ही ट्रू ओनर, सबसे लास्ट में मिलता है उनको, इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलता है। जब तक प्रेफरेंस का क्लियर नहीं होगा इक्विटी को मिल ही नहीं सकता। ऐसे ये चार्ट ही तो आपको बता रहा था, ये जो मैंने पोएट्री आपको अभी लिखाया, ये पोएट्री तो आपको बहुत कुछ बता रहा है। देखो, जस्ट लुक दिस पोएट्री, फाइनेंशियल पोएट्री है मेरे हिसाब से। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, इसको एक्चुअली क्या बोलता है, दिस इज कॉल्ड, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जब आप लोग एफएम पढ़ोगे ना, जैसे सीएस में ग्रुप 2 में, सीए में ग्रुप 2 में, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जब ग्रुप 1 में पढ़ोगे, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 किसी किसी का नहीं, सबका ग्रुप 2 में ही है इनकम स्टेटमेंट, सीएमए में भी ग्रुप 2 में। तो इनकम स्टेटमेंट में अंदर ये सारा का सारा चीज होता है, पहले सेल्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, वहां से फिक्स कॉस्ट चला गया, ईबीआईटी, इंटरेस्ट पहले सबसे पहले दो, फिर ईबीटी, पीबीटी, फिर टैक्स जो भी दो देना होगा सरकार को वो दे दो, उसके बाद आपको पैट मिलता है या ईएटी मिलता है, उसके बाद आपको प्रेफरेंस वाले को देना पड़ेगा। अगर प्रेफरेंस वाले को नहीं देते हो तभी उसके बाद ही आप इक्विटी को दे सकते हो, अर्निंग फॉर इक्विटी। बहुत वाइटल है सर, ये पोएट्री तो मैं लगभग हर क्लास में बोलता रहता हूँ, लगभग हर क्लास में, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इक्विटी वाला बात आ ही जाता है और ये बात मुझे कहना ही पड़ता है। अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव में एक बार देख लो, ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज वन बट द डिविडेंड इज पेबल ओनली इन अ ईयर ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट होगा तो मिलेगा। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इसमें कोई प्रॉफिट जुड़ता नहीं है। इन केस नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन अ ईयर ड्यू टू एनी रीजन, द राइट टू रिसीव सच डिविडेंड फॉर दैट ईयर एक्सपायर्स and the holder of such share is not entitled to be paid arrears of dividend out of the future years। अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी इशू करता है, या फिर अगर आप किसी कंपनी में नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो, कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के ईयर में आपको डिविडेंड देगा। जिस साल कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगा आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर बाई चांस आप बोलते हो नहीं मेरा पुराना यार पिछला साल का डिविडेंड बाकी है, तो वो एक्सपायर हो चुका है। समझ में आया सर? नॉन क्यूमुलेटिव वाले कंपनी ये वाला पेमेंट करने के लिए एकदम लायबल नहीं है। आया समझ में? नॉन क्यूमुलेटिव बोलो सर। হ্যাঁ দাদা। तथा বোঝা গেছে? Yes, sir. Equity shares are those shares which are not preference shares. It means that they do not enjoy any preferential rights in the matter of payment of dividend or repayment of capital। मतलब ये preferential right तो इनको नहीं है, ये वाला enjoy कभी नहीं कर सकते इक्विटी वाले। The rate of dividend on equity share is recommended by the board of directors and may vary from year to year। Rate of dividend depends upon the dividend policy and the availability of profit after satisfying the rights of preference shareholder। डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर आएगा सर, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जब आप लोग जो लोग फाइनेंस पढ़ते हैं उनको मैंने पढ़ाया, आगे भी पढ़ाऊंगा फिर से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इसके बारे में पढ़ा जाता है, डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। बहुत सारे अलग अलग पॉलिसी सिस्टम होता है जो कंपनी अपने अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकता है। ठीक है, तो इक्विटी वाले का कोई मतलब फिक्स्ड रेट नहीं होता कि इस रेट में उनको दिया जाएगा, ये बोर्ड डिसाइड करता है, ईयर टू ईयर वैरी भी कर सकता है। ओके, प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट देखो सर, सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोर्स क्या है, ये तो मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बता रहा था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, द डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर shall be declared or paid from the following sources। जैसे कि प्रॉफिट ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, आपका करेंट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट अराइव्ड एट द आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 2। ओके, इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 2। तो ये बात याद रखिएगा कि ये शेड्यूल 2 के हिसाब से बोल के रखा है कि डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन। कंपनी अपना डिप्रिसिएशन वगैरह एडजस्ट करके जो भी प्रॉफिट रहेगा करंट फाइनेंशियल ईयर के, उसमें से कंपनी डिविडेंड दे सकता है। ये अकाउंट्स करने के टाइम पे भी बहुत जरूरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स करोगे ना, तो उसमें भी इसका बहुत चर्चा होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। प्रॉफिट फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स, इसका कैलकुलेशंस कराऊंगा कुछ, वेट कर जाओ। Profit of any previous financial years arrived at after providing for depreciation in accordance with Schedule 2 and remaining undistributed, that is credit balance in profit and loss account and free reserve। It is to be noted that only free reserve and no other reserves are to be used for declaration of payment of dividend। सिर्फ फ्री रिजर्व ही आप यूज कर सकते हो, दूसरा कोई भी रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे रिजर्व्स के बारे में, रिजर्व का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रिजर्व्स क्या होता है, उसको कैसे यूज करना होता है। तो इसमें सिर्फ ये वाला बात याद रखिएगा सर, फ्री रिजर्व से ही आप सिर्फ यूज कर सकते हो। तो पॉइंट क्या हुआ, प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स, या तो कोई एक पर्टिकुलर ईयर भी ले सकते हो या फिर 3-4 ईयर भी ले सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ एनी फ्री रिजर्व्स क्या होता है सर? फ्री रिजर्व्स क्या होता है? क्या फ्री रिजर्व्स क्या होता है? कहाँ पता चला तेरे को? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, फ्री रिजर्व्स क्या होता है? फ्री रिजर्व हाँ। मींस कंपनी उस रिजर्व मतलब सिंपल क्या है ना, प्रॉफिट का कुछ पार्ट, ठीक है, जो आपको हटाया जाता है। और फ्री रिजर्व मतलब उसको आप किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हो। ऐसे फ्री रिजर्व होता है। हाँ, जनरल रिजर्व तरह जनरल रिजर्व अलग होता है सर। ठीक है, फ्री रिजर्व मतलब जहां से आप फ्रीली यूज कर सकते हो। जनरल रिजर्व होता है अलग से। ठीक है, जो कंपनी मतलब एज पर रिकमेंडेशन जितना होगा, ये मतलब अलग टाइप का रिजर्व है कोई? ये अलग टाइप का रिजर्व है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है। ठीक है, जहां पर सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जमा होता है। ऐसे ही फ्री रिजर्व भी होता है। ठीक है, जो फ्री रिजर्व कंपनी अपना प्रॉफिट का जो हिस्सा फ्री रिजर्व में भेजेगा, कंपनी अगर कभी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो वो फ्री रिजर्व यूज कर सकता है। ठीक है, अगर फ्री रिजर्व के बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में और बताऊं तो देखो,
Section 2 subsection 43 defines free reserve to mean such reserve which as per the latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend. However, following items shall not be treated as free reserve. जैसे any amount representing unrealized gain, मतलब कुछ gain है जो अभी तक unrealized है, ठीक है, जैसे कि notional gains, notional मतलब जो आप सोच रहे हो, ठीक है, notion क्या मतलब क्या होता है, imaginations मतलब आपको लग रहा है कि ये होगा या gain होगा. Revaluation of asset, कोई एसेट आपने 2 लाख में खरीदा था, अभी उसका वैल्यू 50 लाख है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो गया, वेदर शोन एज ए रिजर्व्स और अदरवाइज, चाहे आप इसको रिजर्व में दिखाओ या ना दिखाओ, ठीक है, ये नहीं ट्रीट होना चाहिए फ्री रिजर्व में. एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन द इक्विटी इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेजरमेंट ऑफ द एसेट्स ऑफ द लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू, तो जो भी फेयर वैल्यू में ट्रीट हो रहा है उसे भी इसके अंदर जरूरी नहीं है देखने का. तो ये इसके लिए आप जब अकाउंट्स भी करोगे ना साथ में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ये एकदम प्योरिटी अकाउंट्स का एरिया है, ठीक है, तो जब आप अकाउंटेंसी में करोगे ना इसको, कंपनी अकाउंट्स वगैरह में जो मैम के पास करोगे आप लोग, ठीक है, तो वो करने के टाइम पे ना आपको इसका यूज कैसे हो रहा है, कंपनी किस तरह से अपना एसेट्स को रिवैल्यू कर रहा है, ठीक है, फ्री रिजर्व के अंदर क्या क्या आना चाहिए, ये हिसाब आपको पता चल जाएगा. ऐसे तो आपको मैंने अभी बोल भी दिया, ठीक है, एज पर ये इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 में चर्चा हुआ था प्रीवियस कंपनी लॉ क्लासेस में. तो यहाँ पर आपको मैं बस सिंपल याद दिला रहा हूँ सर कि आप कहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर से, प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर से, बोथ ए एंड बी दोनों से भी कर सकते हो. एंड प्रोविजंस ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, money provided by the central government or state government for the payment of dividend by the company in pursuance of guarantee given by that government. अगर गवर्नमेंट कुछ गारंटी देता है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ प्रोविजंस देता है, तो आप उसे भी डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हो. समझ में आया सर? ओके. Before declaration of any dividend carried over previous losses and depreciation not provided in previous year or years are required to be set off against profit of the company for the current year. In computing profit, any amounting representing unrealized gain, मतलब जो gain unrealized है अभी हुआ नहीं है, notional gains, revaluation of asset and any change in carrying amount of an assets or liability on measurement of assets of the liability at fair value shall be excluded. ठीक है, capital profits are not same as distributable profits. कंपनी अगर कुछ कैपिटल प्रॉफिट किया है उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट अर्नड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. कंपनी को अगर कुछ कैपिटल प्रॉफिट होता है, मतलब कैपिटल गेन जैसा, ठीक है, वो कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गेन नहीं करता, जो प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर सकता. सिंपल बात है कि अगर आपका बिजनेस का वैल्यूएशन बड़ा है, कैपिटल का वैल्यूएशन बड़ा है, ठीक है, वो वाला प्रॉफिट नहीं, सिंपल वो वाला प्रॉफिट जो आपने सिंपल तरीके से प्रॉफिट कमाया, अपना प्रोडक्ट बेच के सेल माइनस परचेस करके जो प्रॉफिट आया, दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. जो बिजनेस करके मिला है, कैपिटल गेन का प्रॉफिट करके जो मिला है, वो वाला प्रॉफिट आप डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते. ठीक है. नीड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड. डिविडेंड इज एन अप्रोर्शनमेंट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट. ये अप्रोर्शनमेंट है. आप लोग अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़े होंगे बचपन में पार्टनरशिप करने के टाइम पे, हाँ सर, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट याद है? पार्टनरशिप अकाउंट्स करने के टाइम पे आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा. पीएल एप्रो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसके बाद आप लोग बनाते थे पीएल एप्रो. कुछ आ रहा है याद? यस सर. हाँ, पीएल एंड पीएल एप्रो. तो बेसिकली पीएल एप्रो में क्या होता था, जो नेट प्रॉफिट कंपनी मतलब पार्टनरशिप कमाता है, उसके बाद पीएल एप्रो में उस प्रॉफिट को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन. डिविडेंड इज आल्सो एन एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट्स. कंपनी जो प्रॉफिट कमाया उसको और एप्रोप्रिएटली अपोर्शन करना, बेसिकली अपोर्शनमेंट फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट. देयरफॉर डिविडेंड शुड नेवर बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. कंपनी कभी भी अपने कैपिटल से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता. दिस इज आल्सो द रीजंस फॉर प्रोहिबिशंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट, व्हिच यू स्टडीड इन द टॉपिक शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स. ये वाला टॉपिक के अंदर हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था. डिप्रिसिएशन इज नॉट इज अ नोशनल एस्टिमेट. डिप्रिसिएशन क्या है? ये एक नोशनल एस्टिमेट है कि भाई मेरा एसेट का वैल्यू इतने में गिर सकता है. सपोज आपके पास एक 5 लाख का मशीन है, ठीक है, जिस मशीन के ऊपर आपने 15% डिप्रिसिएशन लगाया, ठीक है. अब ये जो 15% लगाया गया, क्या सच में उसका वैल्यू 15% में गिरा है? हाँ सर, 5 लाख का मशीन हर साल 15% डिप्रिशिएट हुआ, लेकिन क्या सच में उसका 15% डिप्रिसिएशन हुआ या 10% डिप्रिसिएशन हुआ? इसका एग्जैक्ट क्या प्रूफ है सर? कोई मुझे बता सकते हो? कोई एसेट का वैल्यू 15% डिप्रिशिएट हुआ कि 10% डिप्रिशिएट हुआ, ये तो नोशनल है ना सर. क्या ये एग्जैक्टली बताया जा सकता है प्रॉपर वे में?
अरे तुम्हारे पास जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन तुमने सपोज मानो कि तुमने 20,000 में परचेस किया था, क्योंकि आपका मोबाइल फोन सेकेंड हैंड हो गया, सपोज 1 ईयर बैक आपने फोन किया था, खरीदा था, अभी 10,000 में सेल होगा, तो 50% डिप्रिशिएट होगा कि 12,000 में होगा। इसका एग्जैक्ट क्या बात है, इसके बारे में आप क्या बता सकते हो? क्या बात समझ में आ रहा है कि डिप्रिसिएशन एक नोशनल एस्टिमेट है? बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। है हेलो, दादा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है सर, डिप्रिसिएशन इज ए नोशनल एस्टिमेट ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू, क्या कारण से डिप्रिशिएट होता है सर? नेचुरल वेयर एंड टियर, है ना, समय के साथ जो वेयर एंड टियर होता है, ए फ्लक्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उसका वैल्यू गिर जाता है। जैसे मोबाइल फोन में तो समय ही मेन बात है, शायद आपका मोबाइल एकदम बढ़िया हो, लेकिन मार्केट में टेक्नोलॉजी बढ़िया आ गया है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, इफ depreciation is not provided for there will be two consequences. The value of an asset will be overstated in balance sheet, है ना, आपके बैलेंस शीट में जो एसेट्स है वो ओवर वैल्यूड होगा, क्योंकि आपने एसेट का डिप्रिसिएशन नहीं दिखा। द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर विल बी ओवरस्टेटेड, अगर आपका एसेट का वैल्यू बढ़ा हुआ रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपने अपना डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड होगा। मतलब बात कुछ इस तरह का, एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसके साथ अकाउंटेंसी का बहुत कनेक्शन है, ये जो भी चैप्टर अभी चल रहा है ना, तब थोड़ा सा याद करो अपना बचपन, मतलब जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स भी करते थे, या फिर अभी भी अकाउंट्स करते हो, बचपन ही क्यों याद करना है? बचपन याद इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लोग बहुत दिन अकाउंट्स नहीं किया होगा, इसलिए। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हो और एक तरफ आप बैलेंस शीट करते हो, बैलेंस शीट में आप क्या शो करते हो सर, जल्दी बोलो। दिस इज योर लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड एंड दिस इज योर एसेट साइड, है ना सर। और पीएल में आपका सेल्स और इधर आपका एक्सपेंसेस, ठीक है, टू एक्सपेंसेस। तो सेल से एक्सपेंस को हटाते हो तो आपको क्या मिलता है, टू नेट प्रॉफिट। सपोज आपने 1 लाख का सेल किया और एक्सपेंस किया 50,000 का, ठीक है, तो आपने प्रॉफिट कितना किया, 50,000 का। बात को समझिएगा सर। लेकिन सर आपके बैलेंस शीट में बिजनेस में जैसे इधर लायबिलिटी होता है ना, दिस इज योर लायबिलिटी साइड, तो इधर क्रेडिटर होगा, ठीक है, इधर बिल्स पेबल वगैरह होगा, ये सब आपका क्रेडिट आइटम में जो भी आना चाहिए वो आ जाएगा। सिमिलरली इधर आपका करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, सभी चीजें होंगे। सपोज आपका कुछ सॉरी लायबिलिटी लिख दिया मैंने, करेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स होगा। सपोज आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स है, लाइक अ बिल्डिंग है एक, या फिर एक फर्नीचर्स है, ठीक है, या कुछ मशीन्स है, F&A फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, जिसका वैल्यूएशन यहाँ दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 50,000 का, और इस पर्टिकुलर एसेट का 10% डिप्रिसिएशन होता है। तो सर इसका डिप्रिसिएशन आप कहाँ शो करते हो, एसेट का डिप्रिसिएशन कहाँ शो करते हो, बोलो। सर पीएल डेबिट है और एखानका ये टू क्रेडिटर क्रेडिट। वेरी गुड सर, टू डिप्रिसिएशन बोल के आप इधर शो करते हो ना पीएल में, आप इसको पीएल में डेबिट करते हो। तो अगर इसका डिप्रिसिएशन 50,000 का 10% लाइक 5,000 अगर इसका एक्सपेंस होता, आपको शो करना चाहिए था, बट अगर ये शो करते तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाता, 50,000 की जगह 45,000 होना चाहिए था, बट आपका प्रॉफिट तो ओवर स्टेटेड है, क्योंकि आपने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। बोलो सर बात समझ में आ रहा है। आप किसी भी कंपनी का डिटेल्स देख लो, ये देखो यहाँ पर आप एक्सपेंस में देखो, ये अदानी का है, अदानी का एक्सपेंस में देखो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस दिखाई दे रहा है। अरे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कंपनी कितना दिखा के रखा है, कंपनी का ऑलमोस्ट करोड़ में है सर, 619 करोड़ का इसका एसेट डिप्रिशिएट हुआ है सर। अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे तो इसका एसेट का डेटा दिख जाएगा आपको। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके, इसके लिए आपको नोट्स में जाना होगा, तो आपको नोट्स में जाने से कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना डिप्रिसिएशन हुआ है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स में जाओ तो डिटेल्स भी पता हो जाएगा, हर चीज का डिटेल्स मिलता है। तो 9845 करोड़ का आपको एसेट यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर मैं सिंपल बात करूँ, ठीक है। गुडविल वगैरह है, ये गुडविल का क्या होता है, गुडविल एमोर्टाइज होता है, ठीक है, गुडविल पेटेंट का एमोर्टाइजेशन होता है, मतलब जो इंटेंजिबल्स है उसको एमोर्टाइज किया जाता है और जो टेंजिबल्स है वो डिप्रिशिएट होता है, ठीक है। तो मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि डिप्रिसिएशन किस तरह का चीज है।
ठीक है। तो डिप्रिसिएशन इज अ नोशनल एस्टिमेट ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, इफ्लक्स ऑफ टाइम, इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, wear and tear, ठीक है। If depreciation is not provided for, there will be a consequence. The value of asset will be overstated in balance sheet, or the profit of the current year will be overstated. बोलो सर, ये overstating का बात समझ में आया सबको कि क्यों overstate होगा? Let us take an hypothetical case where a company declares all the profits earned during any year as dividend. जितना प्रॉफिट कमाया सारा का सारा डिविडेंड में डिक्लेयर करना चाहता है। ये कंपनी एक हाइपोथेटिकल फिगर है, मतलब assumptions है, इमेजिनेशन है हमारा। At the time of winding up of the company, जब कंपनी बंद होगा, the value of asset appearing in the balance sheet would appear to be sufficient to repay the capital of the shareholders, but the actual realizable value thereof will be a paltry sum which may not be sufficient even to meet the expense of winding up. क्योंकि कंपनी अपना सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड में डिक्लेयर कर दिया, तो फिर कंपनी जब वाइंडिंग अप होगा तो फिर कंपनी किस तरह से अपना मतलब सारा का सारा जो रीपेमेंट करना है वो कैसे करेगा, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द कंपनी हैज फेल्ड टू रिटेन द अमाउंट ऑफ वेयर एंड टियर, मतलब डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो रिटेन नहीं किया। द वैल्यू ऑफ एसेट बाय वे ऑफ प्रोविजंस ऑफ डिप्रिसिएशन इन अ वे द कंपनी वुड बी डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल व्हिच इज प्रोहिबिटेड। तो कंपनी कभी भी अपने कैपिटल से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। Hence, the law mandates provisions for depreciation out of profit before declaration of dividend. इसलिए लॉ क्या बताता है कि जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, प्रॉफिट से डिप्रिसिएशन को हटाओ, जो भी कंपनी का डिप्रिसिएशन वैल्यू है उसको जरूर माइनस करो, तभी जाके आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप डिप्रिसिएशन को ही नहीं देखते हो तो फिर कंपनी का जो भी एसेट का वैल्यूएशन है वो तो जब मतलब बेसिकली कंपनी जब लिक्विडेट होगा, जब कंपनी जब उठ जाएगा बेसिकली, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर एसेट्स के लिए जो भी वैल्यूएशन है वो उसका कुछ वैल्यूएशन ही आप नहीं दिखा पाओगे, बिकॉज उसका डिप्रिसिएशन आपने कभी चार्ज ही नहीं किया। तो उसके लिए जो प्रोविजन मेंटेन करना चाहिए आपने कभी किया ही नहीं। एक एग्जांपल देखो सर, श्रेयस मैकेनिक लिमिटेड ओन्स ए प्लॉट ऑफ लैंड which was purchased long before, बहुत दिन पहले लिया था। As the property rates are going up, it is decided to revalue the plot at fair value which is moderately 10 times of the original price, thus resulting in a revaluation profit। तो ऑब्वियसली कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ सर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट ऑब्वियसली। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 20 लाख का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कीन टू यूटिलाइज दिस 20 लाख along with free reserve of rupees 24 lakh for declaration of dividend at the forthcoming AGM, ठीक है, to be held on 28 September 2019, but according to provision to section 123 subsection 1 clause A, the amount of 20 lakh cannot be considered as it does not form part of free reserve, as the same cannot be utilized towards declaration of dividend, because ये जो 20 लाख का रिवैल्यूएशन मिला है ना, मतलब उनके मतलब एसेट रिवैल्यू होने के कारण ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ही नहीं, ये तो एसेट का वैल्यू बढ़ने के कारण कैपिटल प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आया सर? हेलो, हाँ रोशनी, तो नंदिनी समझ में आ रहा है? नंदिनी, दीक्षा बोलो सर, चौथा अनुज बोलो, शिवम का आवाज नहीं मिल रहा है बहुत देर से। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व, चलो सर आगे बात करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, देयरफॉर अ कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफर एनी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व एट इट मे डीम फिट, जितना उसको ठीक लगता है। इट मे आल्सो डिसाइड नॉट टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू रिजर्व, इट मे आल्सो डिसाइड नॉट टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू रिजर्व। उसको अगर लगे तो कुछ भी ना, मतलब कुछ भी अमाउंट मतलब ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। एग्जांपल देखो, फॉर द करंट ईयर अल्मा वचेस लिमिटेड proposes to transfer more than 10% of its profit to the reserve before declaration of dividend at the rate of 12%. Can the company do so? The amount to be transferred to the reserve out of profit for any financial year before the declaration of dividend has been left to the discretion of the company. Therefore, Alma Watches Limited is free to transfer any part of its profit to reserve at it as it may deem fit, जो उसको ठीक लगता है। Similarly, Bricks Shipyard Limited has earned a profit of rupees 1000 crore for the financial year 18-19. It has proposed a dividend of 8.75%. However, it does not intend to transfer any amount to the reserve out of the profit earned. Can company do so? The amount to be transferred to reserve out of profit for any financial year has been left to the discretion of the company. उसके ऊपर डिपेंड करता है। The company is free to transfer any part of its profit to reserve as it may deem fit, or it may even not transfer any profit to reserve if it is deemed appropriate before the declaration of dividend.
अगर उसको लगता है तो करेगा, नहीं लगता है तो नहीं करेगा। रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है सर। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज ए इनएडिक्वेसी ऑफ और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, जब प्रॉफिट नहीं है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, या तो प्रॉफिट है ही नहीं या तो इनएडिक्वेट है, मतलब पर्याप्त नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगा? Where in any year there are no adequate profits for declaring dividend, the company may declare dividend out of the profit of any previous year transferred by it to the free reserve only in accordance with the procedure laid down in Rule 3 of the Companies Rule 2014, declaration and payment of dividend. Free reserve आप लोगों को पता है क्या है? Such reserve which as per the latest audited balance sheet, latest audited balance sheet, जैसे अगर ये मैं अदानी रिपोर्ट का recent balance sheet रिपोर्ट देखूं तो ये रिसेंट ऑडिटेड बैलेंस शीट है, ठीक है, 31 मार्च 2021। तो इसके हिसाब से कंपनी का जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से वो कर सकता है, ठीक है, मतलब बात सिंपल है सब। एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। यहाँ पर आपको रिजर्व का डिटेल्स मैं एक बार दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड। रिजर्व 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 right of use asset, other intangibles, investment, loan, deferred tax, investment, cash, cash equivalent, loan, यहाँ पर मिल जाएगा इक्विटी में, शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। अच्छा, इसका करेंटली कोई रिजर्व इस पर्टिकुलर ईयर में दिखाई नहीं दे रहा है सर, नॉर्मली यहीं पर दिखता है, इक्विटी एंड रिजर्व बोल के यहीं पर दिखाई देता है, इसका करेंटली एज सच कुछ दिख नहीं रहा है। दूसरा किसी कंपनी का जब मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो चलो देख लेते हैं कि फ्री रिजर्व के बारे में यहाँ पर क्या बोला है। तो देखो, द such reserve which as per the latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend, the following shall not be treated as free reserve। ध्यान रखिएगा, any amount representing unrealized gains, notional gains और revaluation of asset, इसको रिजर्व के अंदर कभी ट्रीट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा कि उसको रिवैल्यूएशन गेन हुआ था एसेट्स का, ठीक है, नोशनल गेन हो गया था, उसको आप रिजर्व में ट्रीट नहीं करते, चाहे वो रिजर्व में आप शो करो या ना करो। Any change in carrying amount of an assets or liability recognized in equity, including surplus in profit and loss account on measurement of the asset or the liability at the fair value, ठीक है। Under Rule 3 such declaration shall be subject to the following condition। देखो सर, कंडीशन देखो क्या डिक्लेरेशन, कंडीशन 1 देखो, the rate of dividend declared shall not exceed the average of the rate at which dividend was declared by the company in the immediate preceding 3 years। मतलब आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो लेस देन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड 1, रेट ऑफ डिविडेंड 2, रेट ऑफ डिविडेंड 3 डिवाइडेड बाय 3। दैट मींस 2021, मतलब सिंपल बात है, सपोज इस साल डिविडेंड देना चाहते हो बट आपका इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, 2018 प्लस 19 प्लस 20 दोनों तीनों ईयर में जितना रेट ऑफ डिविडेंड था डिवाइडेड बाय 3 करो, आपका करेंट डिविडेंड उससे कम या उसके इक्वल ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, अगर पिछला 3 साल का डिविडेंड 16% था तो करेंट डिविडेंड 16% क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये जो रेट ऑफ डिविडेंड 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3 उसको जो एवरेज किया गया, इसका मतलब है RD1, RD2, RD3 आर रेट्स एट व्हिच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 इयर्स। पिछला 3 साल में कंपनी का डिविडेंड है वो, ठीक है, RD1, RD2, RD3, ठीक है, वो रेट में कंपनी डिविडेंड दिया था, आपका करेंट डिविडेंड उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। However, this condition shall not apply if the company has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial year। बट अगर कंपनी इससे पिछला 3 साल में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अगर पिछला 3 साल में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था तो फिर क्या रूल अप्लाई करेगा? कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, वो फ्रेश दे सकता है। लेकिन अगर दिया था तो इन दैट केस करेंट डिविडेंड उसका उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंडीशन 2, द टोटल अमाउंट टू बी drawn from such accumulated profit shall not exceed 10% of its paid up share capital and free reserve as appearing in the latest audited financial statement, okay, जो भी उसका financial statement में बताया जा रहा है। total amount that can be drawn from accumulated profits, मतलब जो भी उसके पास प्रॉफिट जमा हुआ है उसका 10% से कम या मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से कम या इक्वल होना चाहिए। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है और फ्री रिजर्व है उसका 10%,
जो टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, द अमाउंट शो ड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड, जो भी ड्रॉन करेगा उसको सबसे पहले यूटिलाइज करना चाहिए टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। करेंट फाइनेंशियल ईयर में जो लॉस है उसको पहले सेट ऑफ करो, इन व्हिच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड ओनली देयर आफ्टर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी डिक्लेयर्ड। पहले लॉस जितना हुआ है उसको सेट ऑफ करना है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तभी जाके आप करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, ये है कंडीशन 2। बाद में समराइज करूंगा, वेट कर जाओ। कंडीशन 3, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर व्हिच विथड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15%। बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विथड्रॉल, मतलब आप रिजर्व से पैसा उठाने के बाद वो वैल्यूएशन 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे नहीं जाना चाहिए, एज अपीयरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये हो गया कि फ्री रिजर्व माइनस अमाउंट ड्रॉन, जितना आपने फ्री रिजर्व से माइनस किया वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, वो पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, ये वाला होना बहुत जरूरी है। इट मे बी नोटेड दैट ऑल द अबव 3 कंडीशन हैव टू बी सेटिस्फाइड, मतलब ये कंडीशन 1 2 3 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 3 आर नॉट एप्लीकेबल टू ए गवर्नमेंट कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके लिए ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। इन विच द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों मिला के, मतलब सेंट्रल और स्टेट मिला के भी हो सकता है। इसके बारे में नोटिफिकेशन आया था 2015 में। एक एग्जांपल देखो तो पूरा का पूरा खेल अभी कंडीशन 1 2 3 अभी दिमाग में घुस जाए। ठीक है, एग्जांपल 7, कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ 200 लाख एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व इसके पास है 240 लाख। पेड अप कैपिटल 200 लाख का है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व 240 लाख का है। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इज 30 लाख। डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एट द फॉलोइंग रेट्स ड्यूरिंग द 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग। लॉस हुआ है तो फिर उसका जो मतलब तीनों का मिला के एवरेज करना होगा। ईयर 1 9%, ईयर 2 10%, ईयर 2 3 12%। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट व्हिच द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द करंट ईयर? बता सकते हो सर कि करंट लेवल में वो मतलब कितना रेट का डिप्रिसिएशन डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है? इन द गिवन केस कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज नॉट मेड एडिक्वेट प्रॉफिट, क्योंकि उसका लॉस हुआ है द करंट ईयर कंडीशंस एंडिंग 31 मार्च 2020, बट इट स्टिल वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड। तो क्या करेगा? तो 9 + 10 + 12, मतलब ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 इन तीनों का एवरेज करेगा, तो एवरेज करके आता है 10.3। देयरफॉर द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड 10.3%। मतलब इन तीनों ईयर का एवरेज करके देखा जाएगा। ये एवरेज अमाउंट ऑफ डिविडेंड से 31 मार्च 2020 में एजीएम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है, बट कंपनी का इस साल में लॉस हुआ है, फिर भी कंपनी करना चाहे तो कर सकता है, बट 10.3% से ज्यादा नहीं कर सकता। बोलो सर, कैलकुलेशन क्लियर है ये वाला? हाँ सर, कंडीशन 1 क्लियर हुआ? अरे बोलो। अच्छा, है तो ना? 10.3% पेड अप कैपिटल कितना है? टोटल कंपनी का कैपिटल है 200 लाख का, तो कंपनी 200 लाख का 10.3% दैट इज 20.6 लाख की डिविडेंड दे सकता है। ठीक है, अब बात है कंडीशन 2 का। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है? पेड अप कैपिटल 200 लाख, फ्री रिजर्व 240। अज्यूमिंग ऑल रिजर्व्स आर फ्री, मान के चलते हैं सारा का सारा रिजर्व फ्री है। ठीक है, तो 200 + 240 440 लाख। 10% कितना हो जाएगा 440 का? 44 लाख। लॉस ऑफ द ईयर 30 लाख। अमाउंट अवेलेबल कितना हो जाएगा सर? कहाँ मिलेगा? मिला मुझे 30 लाख का लॉस, क्वेश्चन में बोला हुआ था। देखो ये देखो क्वेश्चन के अंदर बोला था ना 30 लाख का लॉस है। देखो लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इज 30 लाख। तो कंपनी को लॉस हुआ है, तो कंपनी को क्या एडजस्ट करना है कंडीशन 2 में? इस तरह से देखना है कि पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 440, उसका 10% 44, लॉस ऑफ द ईयर एडजस्ट करो पहले, मतलब 44 लाख आपके पास है, बट इसको पहले लॉस के साथ एडजस्ट करो, तो अमाउंट कितना अवेलेबल है 14 लाख। क्वांटम ऑफ डिविडेंड इज फर्दर रिस्ट्रिक्टेड टू 14 लाख, मतलब आप जो भी डिविडेंड दो बट 14 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, बिकॉज आपको 30 लाख का लॉस एडजस्ट करना होगा। एंड कंडीशन 3 आपको क्या बोला है? जो गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, स्पेशली जिसका शेयर पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करता है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व 240, proposed withdrawal declaration of dividend 14 lakh, balance of reserves 220 226। ठीक है, तो this is more than 15% of the paid up capital। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि this is more than 15% of the capital paid up capital, that is 15% of 200 लाख कितना होता है?
15% ऑफ 200 लाख होता है 30 लाख। आपका पेड अप कैपिटल का 15% इज 30 लाख, ठीक है। thus the company can declare a dividend of 14 lakh that is at a rate of 7% on its paid up capital of 200 lakh। मतलब कुछ समझ में आया सर? ये कंडीशन 3 आपको मैं फिर से समझाता हूं, आप फिर से एक बार देखो कंडीशन 3 का रूल क्या था, एक बार रूल याद करो, एक बार कंडीशन 3 का रूल याद करो। ये देखो सर क्या रूल था, फ्री रिजर्व माइनस अमाउंट ड्रॉन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फ्री रिजर्व से अमाउंट ड्रॉन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड को माइनस करो, जो वैल्यू आएगा वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विथड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15%, 15% से नीचे नहीं जाना चाहिए ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट के हिसाब से करंट ईयर का। तो क्या बताया सर, फ्री रिजर्व माइनस अमाउंट ड्रॉन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे केस में क्या हुआ देखो तो एक बार, फ्री रिजर्व कितना है 226 माइनस कितना अमाउंट विथड्रॉल करना चाहते हो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, प्रोपोज विथड्रॉल कितना है 14 लाख, तो 226 से माइनस 26 करो, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रहा है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो जो वैल्यूएशन है क्या वो पेड अप शेयर कैपिटल दैट इज 200 पेड अप कैपिटल जो है उसका 15% से ज्यादा है। तो आपका 200 का 15% हो रहा है 30 लाख, तो उसके से ज्यादा हो ही रहा है सर, 15% से ज्यादा है। Thus the company can declare a dividend of 14 लाख, मतलब ये 14 लाख का जो डिविडेंड सोचा था वो दे सकता है और एट ए रेट ऑफ 7% ऑन इज पेड अप कैपिटल ऑफ 200 लाख, 7% से दे सकता है सर। क्या रेट यूज कर सकता है 7%। बोलो सर बात कुछ समझ में आया? हेलो है दादा। सभी को आ रहा है सर समझ में? बोलो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, तीनों कंडीशन हम लोगों ने अभी देखा। क्या तीनों कंडीशन आपको समझ में आया सर? हाँ सर। है दादा। तो अल्टीमेटली हम लोग डिविडेंड किस तरह से डिक्लेयर करना चाहिए इसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ आ भी रहा है, एकदम पूरा समझ आ रहा है। और एक एग्जांपल है, शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर फॉर द पास्ट 3 years, 3 साल से कर रहा है। However, the company has not made adequate profit during the current year ending 31st March 2020, but it has got adequate free reserve which can be utilized for maintaining the rate of dividend at 20%. ठीक है, advise the company as to how it should proceed with the matter if it wants to declare dividend at a rate of 20% for the year 1920 as per the provision of Companies Act 2013। मतलब कंपनी का करंट ईयर में प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं हुआ है बट लास्ट 3 साल में कंपनी 20% का डिविडेंड दिया है, तो क्या कंपनी डिविडेंड का जो प्रोसेस है उसमें जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है। तो इसके लिए कंपनी को आपको सजेस्ट करना होगा कि कंपनी किस तरह से डिविडेंड देगा। एज ए सीएस, एज ए सीए आपका बहुत सारा रिस्पांसिबिलिटीज हो गया। The company can declare a dividend out of its accumulated free reserve subject to satisfaction of the following condition. First, the total amount to be drawn from free reserve shall not exceed 10% of its paid up share capital and free reserve as per the latest audited financial statement. Basically provisions लिखना है। The amount so drawn shall first be utilized to set off the losses incurred in the current financial year and only thereafter dividend at 20% shall be declared. जो conditions हम लोग अभी करके आए हैं। And after the withdrawal of free reserve, the residual reserve shall not fall below 15% of its paid up share capital as per the latest balance sheet। ठीक है, अगर ये फुलफिल करे तभी जाके the company is advised to get the desired dividend recommended by the board of directors and propose the same for approved by the member at the ensuing AGM as the authority to be declared lies with the members of the company। ठीक है, बोर्ड ने बताया, मेंबर ने अप्रूव किया, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया मीटिंग में, तो कंपनी एकदम जा सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिकली किस तरह से कंपनी डिविडेंड पे कर सकता है, कहां से डिविडेंड पे कर सकता है, उसका पूरा कैलकुलेशन एरिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सब चर्चा मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा। और उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स है डिविडेंड रिलेटेड, तो एक साथ ही चर्चा कर लेंगे कि कहां से कितना देना चाहिए, अनपेड डिविडेंड के बारे में क्या बोला है। ठीक है, और साथ में ये भी चर्चा करेंगे सर, ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को जो बनाया गया है इसको कैसे यूटिलाइज करना है और इसका क्या काम है, इसका भी चर्चा नेक्स्ट क्लास में जारी रहेगा। ओके सर, है दादा। बोलो समझ में आया ना सर? ये एक बार मैं नोट शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार घर में जस्ट गो थ्रू कर लेना। ठीक है,
एक बार गो थ्रू कर लोगे मेरे हिसाब से, जितना आज का हुआ है उतना तो समझ आ ही जाएगा, फर्दर गो थ्रू करोगे तो बाकी भी समझ आ जाएगा। ठीक है, जितना हुआ है उतना ही कर लो, ज्यादा करके कोई जरूरत नहीं है अभी, जितना हो रहा है उतना करने से ही आपके लिए बहुत है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगा उसके साथ साथ आप इसको भी कर लेना। ठीक है, मैं अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। प्रीवियस सारा का सारा नोट शेयर कर दिया ना सर, या फिर कुछ पेंडिंग है? कोई नोट देना पेंडिंग है क्या?